प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने स्विस समाज को पढ़ा था और स्विस समाज कैसा है और उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को हमने समझा था। तो कल जो आपने लेक्चर पढ़ा था उससे ही आपको पता लग गया होगा कि स्विट्ज़रलैंड में गरीबी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा अमीर भी लोग नहीं है, और है भी तो वो अपनी अमीरी का प्रदर्शन नहीं करते। सारे लोग मिडिल क्लास हैं। वहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, वहाँ कोई धर्म नहीं है राष्ट्रीय। सारे लोग काम करते हैं। वहाँ राजनीति के लिए कोई उत्सुक नहीं होता है। राजनीति करने के लिए जो आता है उसको ना तो ज़्यादा बड़ी भाषण देने की आदत होती है, ना वो हीरो वर्शिप वहाँ जनता करती है। तो स्विट्ज़रलैंड में एक अलग ही दुनिया नज़र आती है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आपको देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अगर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड में मिलता है। इसके बाद में हम स्विस संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने स्विस सामाजिक व्यवस्था पढ़ा, आज स्विस संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके उपकरण को थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांस, और फ्रांस का जो शासन है वो कितना उल्लेखनीय है और दुनिया का एक ऐसा अनोखा संविधान है जो दुनिया की लोगों की समानता, एकता और भ्रातृत्व की बात करता है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान को। स्विस संविधान समस्त शासन का जो संचालन है 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के आधार पर इसका चलन हुआ है। लगभग 50 वर्षों में संविधान के अनेक प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता समझी जाती रही और अंतोतगत्वा 1997 के अंतिम दिनों में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया और संघीय शासन ने 18 दिसंबर 1998 को इस नवीन संविधान को स्वीकार करने का अधिदेश जारी किया। 18 अप्रैल 1999 से स्विट्ज़रलैंड में नया संविधान लागू हुआ है। तो आज स्विट्ज़रलैंड की समस्त शासन व्यवस्था 1998 में निर्मित और अप्रैल 1999 में लागू किए गए इस संविधान के आधार पर संचालित हो रही है। अब पहला इसकी जो विशेषता है वो है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान जो स्विट्ज़रलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था, और अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान भी एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान तो पूर्व के संविधान की तुलना में से भी अधिक व्यापक है। 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे। वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। अब इसमें जो संविधान है वो बड़े होने के कुछ कारण हैं। इसमें नंबर 1, अनेक ऐसे विषयों पर उल्लेख किया गया जिनका वास्तव में कुछ संवैधानिक महत्व नहीं है, जैसे मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषयों का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। दूसरा, इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन अत्यधिक विस्तार से किया गया है। इस स्थिति को ये देखकर सोचकर अपनाया गया है कि स्विट्ज़रलैंड उन संवैधानिक विवादों से लगभग मुक्त रहे जिनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली हो गई है। दूसरा है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। व्यवहार के अंतर्गत यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर है। इस स्थिति का एक कारण यह भी है कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं तथा वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते। नेक्स्ट है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मैरिनो और हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्ज़रलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे जिनके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी
वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रिपोर्ट का कहना है स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था। यद्यपि संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्यमंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल न होकर संघ राज्य फेडरेशन है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षणों, लिखित और कठोर संविधान, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन, इस प्रकार 23 कैंटन है। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में दो बातों की दृष्टि से भेद किया गया है। पहला, जहां प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहाँ अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। दूसरा भेद यह है कि संवैधानिक संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है, वह अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमेरिकी पद्धति के आधार पर किया गया है। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और शेष शक्तियां कैंटनों की सरकारों को दी गई हैं। कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, परंतु उनका संविधान स्विस संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए और प्रत्येक कैंटन के लिए गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। यद्यपि संघीय न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य सभी लक्षणों के विद्यमान होने के कारण उसे एक संघ राज्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में संविधान उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, तो पूर्व सोवियत संघ या चीन आदि देशों के संविधान समाजवादी दर्शन पर। स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, लेकिन मूल विचार यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है, क्योंकि यह ना तो पूर्णतया संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांतों के। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित हैं, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका। सामान्य विचार यही है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और स्विट्जरलैंड में ये बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका का एकमात्र अन्य उदाहरण पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर है। बहुल कार्यपालिका इस बात का प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्रीय भावनाएं बहुत गहरी उतरी हुई हैं। नेक्स्ट है औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान जो 1848 का था से भी मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन अप्रैल 1999 में इसमें न केवल एक अधिकार पत्र टाइटल 2 चैप्टर 1 है, वरन
इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम अनुच्छेद 7 में कहा गया है, मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। ये मूल अधिकारों का उद्देश्य है तथा व्यवहार में नागरिकों को वे सभी अधिकार नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दिए गए हैं जो व्यक्ति के लिए गौरव गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों की वास्तविक रूप में प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं तथा अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। संविधान में ही मूल अधिकारों की सीमाएं इस उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं कि मूल अधिकार शासन के मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त रहे तथा मुकदमेबाजी की स्थितियां कम से कम पैदा हों। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 से धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले ये अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीसरा, अनुच्छेद 15(3) कहता है धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों, आचार व्यवहार के पालन की स्वतंत्रता सभी को है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है। पूर्व संविधान के अनुच्छेद 51 में जीसस धर्म, ईसाई धर्म की एक शाखा या रोमन कैथोलिक चर्च और उससे संबंधित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल थी। वर्तमान संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझती है तो अवैध घोषित कर दे। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आंशिक रूप से ही प्राप्त है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय फेडरल सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया है, कैंटनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 189 की धारा 4 में कहा गया है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कानूनों के आधार पर अपवादों की व्यवस्था अवश्य ही की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। वहाँ ये कार्य स्वयं जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुभाषी राज्य, मल्टीलिंगुअल स्टेट। सामान्यतः विविध भाषा वाले देश में किसी एक भाषा को राजभाषा का स्तर प्रदान किया जाता है और इसके पीछे ये धारणा होती है कि किसी एक ही भाषा को राजकाज की भी भाषा के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता की समस्या को एक दूसरे रूप में हल किया गया है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषा भाषी है। इसके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ में ही समस्त राजकार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होता था। 1928 के संवैधानिक संशोधन से रोमांच नामक अधिभाषा को भी राजभाषा मान लिया गया है। 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड की पहले से चली आ रही बहुभाषीय राज्य की स्थिति को बरकरार रखा गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड बहुभाषाई राज्य है।
भारत की तुलना में 1% जनसंख्या वाले इस राज्य द्वारा 4 भाषाओं को राजकाज की भाषा के रूप में अपनाना संविधान और शासन की विशेषता तो है ही, ये उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं वरन यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। डाइसी और अन्य वरिष्ठ लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हों तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार तो प्रशासनिक कानून और न्यायालयों की व्यवस्था नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की और अधिक अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकी है। एक लास्ट जो हम विशेषता है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दर्शन होता है और बड़े पैमाने पर होता है, जो शायद दुनिया के अन्य किसी बड़े देशों में ऐसी व्यवस्था शायद ही देखने को मिलती है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा।